ये बताते हैं कि क्या चाइना किसी बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है, और अगर कर रहा है तो ये भारत के लिहाज से कितना खतरनाक हो सकता है। स्वीडन के मशहूर थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक नई रिपोर्ट आई है। ये चाइना के बारे में बहुत गंभीर बातें बता रही है। ये कहती है कि चाइना अपने डिफेंस बजट में ऐतिहासिक रूप से वृद्धि कर रहा है। दुनिया में जिन 10 देशों का सबसे ज्यादा रक्षा बजट है, उनमें रशिया, यूक्रेन और जर्मनी के बाद सबसे ज्यादा रक्षा बजट चाइना ने ही बढ़ाया है। हम बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। 2016 से 25 के बीच चाइना के रक्षा बजट में 62% की वृद्धि हुई है, जबकि अमेरिका में सिर्फ 11%, भारत में 39%, ब्रिटेन में 32%, सऊदी अरब में लगभग 12%। ये देखिए रक्षा बजट में किस देश में कितनी वृद्धि हुई है। तो 10वें नंबर पर जापान है, जिसमें आप देख रहे हैं 61। यहीं पर चाइना आप देखिए दूसरे नंबर पर है 62%। रशिया ने 96% और जर्मनी ने 118% का इजाफा किया है। यूक्रेन ने जाहिर तौर पर वो एक जंग लड़ रहे हैं इस वक्त रशिया से, 1501% का इजाफा है उसमें। इससे पहले चाइना अपने रक्षा बजट में ज्यादा वृद्धि नहीं करता था, लेकिन सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि जिस दर से चाइना अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहा है, उसका सीधा सा मतलब यह है कि वो अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करना चाहता है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जब जब किसी देश ने बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ अपने रक्षा बजट को तेजी से बढ़ाया, तब तब उसने युद्ध लड़े हैं। और इसी वजह से अब यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या चाइना भी किसी युद्ध लड़ने की तैयारी में लग गया है। आज सवाल यही है। पहले नंबर पर अमेरिका है। जब आप पूरे रक्षा क्षेत्र में खर्चे को देखते हैं तो पहले नंबर पर अमेरिका है। दुनिया का जो रक्षा बजट है उसमें 33% पैसा कौन लगाता है? अमेरिका। पूरे विश्व का अगर आप रक्षा बजट देख लीजिए, 33% उसमें जो पैसा है वो अमेरिका लगाता है। इसके बाद चाइना 12%, दूसरे नंबर पर है चाइना। रशिया भी तीसरे नंबर पर आता है 6.6%। तो आइए आपको बड़े स्क्रीन पर जरा दिखा देते हैं, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि अगर पूरे दुनिया के रक्षा बजट को आप एक पाई की तरह देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा वो नीला हिस्सा ऊपर का जूम इन कीजिए, अमेरिका 33% उसका है। दुनिया के रक्षा खर्च में जो हिस्सेदारी है अमेरिका की 33% है। उसके बाद से सीधा आ जाइए आप चाइना पर, जो कि सबसे ऊपर इस तरफ है, लाल 12%, और चाइना के बाद है 6.6% पर रशिया, जर्मनी 3.9% पर, 3.2% पर भारत, 3.1% ब्रिटेन, 2.9% यूक्रेन, 2.9% सऊदी अरब और फ्रांस का 2.4%, और वहीं पाकिस्तान का 0.4% है। ये पूरे विश्व में रक्षा खर्च में हिस्सेदारी है, और जापान का 2.2%। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया के 5 सबसे बड़े रक्षा बजट में भारत शामिल हो गया है। इसमें पहले नंबर पर अमेरिका है, $954 बिलियन। चाइना दूसरे नंबर पर है, $336 मिलियन। तीसरे नंबर पर रशिया है, $190 बिलियन, और $114 बिलियन के साथ जर्मनी चौथे नंबर पर, और भारत 92.1 बिलियन डॉलर पर 5वें नंबर पर आ चुका है। अब अगर भारत और चाइना के रक्षा बजट की तुलना करें तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है। चाइना का रक्षा बजट $336 बिलियन का है, भारत का 92.1 बिलियन का। यानी चाइना का रक्षा बजट अब भी हमसे लगभग 3.5 गुना है, 3.6 गुना। हम 3.5 साल में जितना पैसा रक्षा बजट पर खर्च करते हैं, उतना चाइना 1 साल में खर्च कर देता है। और इसीलिए अगर चाइना भारत से ज्यादा तेजी से अपना रक्षा बजट बढ़ाता है, इनमें भी सबसे ज्यादा पैसा वो मिसाइलों, परमाणु पनडुब्बी, ड्रोन्स, लेजर सिस्टम पर खर्च कर रहा है, तो हमारे लिए इसमें चिंता की बात जरूर है। हालांकि यहां हम इस बात को भी जोड़ना चाहते हैं कि सिर्फ रक्षा बजट ज्यादा होने से ही कुछ नहीं होता। आप ईरान का उदाहरण देखिए, जहां अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट था, वो $954 बिलियन का है। ईरान कहीं नहीं आसपास, लेकिन खड़ा रहा अमेरिका के सामने। ईरान का रक्षा बजट दुनिया में बहुत पीछे और 30वें स्थान पर है, 38th। हर साल अपनी सेना पर सिर्फ $7.4 बिलियन खर्च करता है, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने कैसे अमेरिका की सेना का सामना किया, वो सबने देखा।
आप एक और उदाहरण देखिए, सिप्री की यही रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में जो देश जीडीपी के मुकाबले सबसे ज्यादा पैसा रक्षा बजट पर खर्च करते हैं, उनमें इजराइल, जॉर्डन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब सबसे ऊपर आते हैं। लेकिन इस युद्ध में सबने देखा कि कैसे ईरान की सेना ने अपनी मिसाइलें, अपने शाहिद ड्रोन से इन देशों के बड़े बड़े रक्षा बजट की पोल खोल दी। और इसीलिए हमें लगता है कि रक्षा बजट अहम है, लेकिन रक्षा बजट के साथ सेना की बहादुरी, उसकी रणनीति भी ज्यादा मायने रखती है, उसकी तैयारी। और इस मामले में भारत कहीं आगे है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको चाइना की उन डार्क फैक्ट्रीज में लेकर चलते हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया आज बात कर रही है। अगर हम आपसे ये कहें कि बड़ी सी फैक्ट्री में हर साल 1 करोड़ फोन बनाए जाते हैं, या इसी तरह की एक फैक्ट्री में हर दिन लगभग 800 गाड़ियां बनाई जाती हैं, और इन फैक्ट्रियों में इंसान होते ही नहीं, मजदूर होते ही नहीं, एसी नहीं होता, यहां तक कि लाइट भी नहीं होती, तो क्या आप इस पर विश्वास कर पाएंगे? अब तक इसे साइंस फिक्शन ही माना जाता था, लेकिन चाइना में एक ऐसी सैकड़ों फैक्ट्रियां इस वक्त काम कर रही हैं जिन्हें डार्क फैक्ट्री या लाइट्स आउट फैक्ट्री कहा जा रहा है। इसे रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिससे यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर फैक्ट्रियों में बिना इंसानों के काम होने लगा तो इंसान रोजगार के लिए क्या करेंगे, कहां जाएंगे? चाइना की राजधानी बीजिंग का एक बहुत बड़ा इलाका है चांगपिंग, इसे चांगपिंग कहते हैं। इस इलाके में कुल 11 प्रोडक्शन लाइंस हैं और यहां हर सेकेंड एक स्मार्टफोन असेंबल किया जाता है, हर सेकेंड। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि इनमें से एक भी फैक्ट्री में इंसान काम नहीं करते, इनमें किसी भी फैक्ट्री में लाइट्स नहीं चलती। ये फैक्ट्री एक मशीन की तरह खुद ब खुद स्मार्टफोन्स बनाती है। यहां सिर्फ और सिर्फ एआई रोबोट्स काम करते हैं, जिन्हें ना तो रोशनी की जरूरत है, ना एसी की, ना चाय के ब्रेक की। ये एआई रोबोट्स 24 घंटे 7 दिन 365 दिन काम करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन रोबोट्स को इंसान की तरह मोबाइल फोन या गाड़ियां बनाने के लिए फैक्ट्री में लाइट की जरूरत नहीं होती। ये अंधेरे में भी अपना काम कर सकते हैं, जिसके कारण इन फैक्ट्रियों को डार्क फैक्ट्रीज या लाइट आउट फैक्ट्रीज कहा जाता है। अब ये बात हर कोई जानना चाहता है कि जिस चाइना में लगभग 140 करोड़ की आबादी है, वहां फैक्ट्रियों में इंसानों को एआई रोबोट से क्यों रिप्लेस किया जा रहा है? और अगर ये चाइना में हो रहा है, तो क्या फिर ये पूरी दुनिया के दूसरे देशों में भी हो सकता है? अब सब जानते हैं कि चाइना का एक ही सपना है, वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनना चाहता है, अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहता है। ये वहां की रियल वीडियोस हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। इसके लिए चाइना खुद को दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाना, खुद को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहता है। इतनी बड़ी ताकत के लिए आज पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, भी चाइना के सामान पर निर्भर है। चाइना इस मुकाम तक इसलिए पहुंच गया क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी वर्कफोर्स थी, जो कम कीमतों पर काम करने के लिए तैयार थी। इसका चाइना को खूब फायदा मिला, लेकिन इसके बाद वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण चाइना में जन्म दर गिरने लगी, नई वर्कफोर्स घटने लगी। इससे मिडिल क्लास का भी दायरा बढ़ा और नई पीढ़ी फैक्ट्री की नौकरियों से दूर होने लगी। चाइना में लोग अब फैक्ट्रियों की बजाय इंजीनियर, डॉक्टर, रिसर्चर्स बनने का सपना देखने लगे। इससे चाइना को समझ आ गया कि अगर लोग फैक्ट्रियों में काम ही नहीं करेंगे तो उत्पादन क्षमता घट न जाए। वो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपनी बढ़त को खो देगा और इसके लिए अमेरिका को पीछे छोड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। यही सोचते हुए चाइना ने ऑटोमेशन को अपनी राष्ट्रीय नीति बना दिया। यह तय किया कि वो ऐसी फैक्ट्रियां बनाएगा जहां इंसानों के बिना भी काम हो सकता है। अब ऑटोमेशन पर जाने के लिए चाइना ने कॉपी पेस्ट की तरकीब निकाली। उसने जापान के डार्क फैक्ट्री मॉडल को कॉपी किया। जापान ही वो ऐसा पहला देश था जहां फूजी कंपनी ने पहली डार्क फैक्ट्री बनाई थी। इस डार्क फैक्ट्री में रोबोट की मदद से हर दिन कम से कम 50 रोबोट्स बनाए जाते थे। यह पहला प्रयोग था जब बिना इंसान के एक फैक्ट्री चल रही थी। अब चाइना ने इसे देखा, उसने कॉपी किया, पेस्ट कर लिया। हालांकि इस कॉपी पेस्ट में भी चाइना के सामने एक बड़ी चुनौती थी, एक चैलेंज था। यह एआई जनरेटेड वीडियो है, कुछ रियल वीडियोस भी हम आपको दिखा रहे हैं। चैलेंज क्या था? चुनौती यह थी कि उसके पास एडवांस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब चाइना ने इसका भी एक तोड़ निकाला। इस बार उसने कॉपी पेस्ट नहीं किया, क्योंकि कॉपी पेस्ट से काम होता नहीं। इसकी जगह उसने जर्मनी की ऐसी रोबोटिक्स कंपनीज को खरीदा जो डार्क फैक्ट्रीज बना सकती थी। 14 से 17 के बीच, 2014 से 2017 के बीच चाइना ने जर्मनी की 274 कंपनियां ही खरीद डाली, जिसमें क्यूका कंपनी शामिल थी।
इससे हुआ यह कि जब चाइना के पास डार्क फैक्ट्री टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी भी थी, इसे लागू करने का पूरा मॉडल भी था, और इन्हीं के दम पर चाइना ने बड़े पैमाने पर डार्क फैक्ट्रियां बनानी शुरू कर दी और इस पूरे क्षेत्र को तेजी से बदल दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 2013 में चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 11.5 करोड़ लोग काम करते थे, जिनकी साल 2025 में संख्या 8.5 करोड़ रह गई, यानी 3 करोड़ से ज्यादा नौकरियां खत्म हुई। लेकिन इसके बावजूद चाइना का एक्सपोर्ट, निर्यात, उसकी उत्पादन क्षमता, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पूरी दुनिया में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। यह चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि चाइना में तेजी से ऐसी फैक्ट्रियां बनाई गई जहां रोबोट सारे काम कर सकते थे। आज Xiaomi की जो चैंगपिंग फैक्ट्री है, हर सेकंड एक स्मार्टफोन बनाती है, हर सेकंड, और वहां एक भी इंसान काम नहीं करता। फॉक्सकॉन ने कई जगह पर लाइट्स आउट प्रोडक्शन लाइन शुरू की है, और कुनशान प्लांट में ही 60,000 से ज्यादा मजदूरों की जगह मशीनें लगा दी गई हैं। वहां डार्क फैक्ट्रियों का कॉन्सेप्ट आम कॉन्सेप्ट हो गया। IFR की वर्ल्ड रोबोटिक्स 2025 रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में चाइना में 20 लाख से ज्यादा फैक्ट्री रोबो थे, जो दुनिया की कुल मांग का 54% है। चाइना में आज भी हर 10,000 मजदूरों पर 392 रोबोज है। दुनिया में यही औसत 141 है और चाइना में 392। इससे आप ये समझ पाएंगे कि चाइना अब इंसानों के साथ साथ रोबोट्स की एक आबादी बना रहा है, एक पूरा पॉपुलेशन क्रिएट कर रहा है रोबोट्स का। और साल 2100 तक ऐसा होगा जब पूरी दुनिया के 25% रोबोट्स अकेले चाइना में होंगे। 25% रोबोट्स सिर्फ एक देश, और वो देश चाइना होगा। चाइना इन रोबोट्स की मदद से फैक्ट्रियां भी चलाएगा, स्मार्टफोन, गाड़ियां बनाएगा, हथियार बनाएगा। चाइना की सेना में भी रोबोट्स ही हर जगह मौजूद होंगे। और इससे यह भी पता चलता है कि चाइना कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अब वक्त आ गया है जब भारत को इसके बारे में सोचना होगा। अगर भारत को आने वाले समय के हिसाब से तैयार होना है तो हमें अपनी स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव करने होंगे। युवाओं को रोबोटिक्स में ट्रेन करना होगा। जब हमारे देश में रोबोटिक्स की ट्रेनिंग के लिए कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं है, तब चाइना एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए $15 बिलियन यानी 1,41,000 करोड़ रुपए ट्रेनिंग प्रोग्राम पर खर्च कर चुका है। और हमें लगता है कि इस तरह की खबरों के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यही वो खबरें हैं जो दुनिया को बदल रही हैं और बड़ी तेजी से इनमें बढ़ोतरी हो रही है। इनका आप पर, आने वाली पीढ़ियों पर, हमारे बच्चों पर सीधा असर होने वाला है, और उसके लिए तैयारी होनी चाहिए।